हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमने पिछली बार मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में और आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की थी। हमने देखा था कि हमारा जो डीएनए होता है वो 2.2 मीटर बड़ा है। कितना है लेंथ में? 2.2 मीटर लेंथ में है। तो इतना बड़ा डीएनए मुझे इतने से सेल के इतने से न्यूक्लियस के अंदर फिट करना है, तो उसको हम कैसे फिट करेंगे, उसकी पैकेजिंग कैसे करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए करने के लिए अब क्योंकि हम जानते हैं सेल्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। अगर हमने 11th क्लास ठीक से पढ़ी है तो हमें पता होगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है। अगर मैं प्रोकैरियोटिक की बात करूं तो प्रो का मतलब, अगर मैं नॉर्मल शब्दों में बोलूं तो प्रो का मतलब क्या होता है? पुराना। ये मैंने अपना तरीका निकाला है याद करने का। प्रो का मतलब होता है पुराना, ठीक है, पुराना। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर पुराने जमाने वाला न्यूक्लियस है। मतलब मेरे पास एक घर है, उसमें कपड़े रखने के लिए अलमारी ही नहीं है। पुराने जमाने का न्यूक्लियस मतलब ताके बनी हुई हैं, हमारे घरों में ताके बनी हुई हैं जहां पे कपड़े रखने हैं, अलमारी जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां पे भी क्या हो रहा है, इन प्रोकैरियोट्स के पास क्या होता है, इनके पास न्यूक्लियस जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, मतलब जो डीएनए है, वो नॉर्मली एक सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में रखा हुआ होता है। कोई मेम्ब्रेन नहीं होती उसके अराउंड, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं प्रोकैरियोट्स, मतलब पुराने जमाने का न्यूक्लियस, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है प्रोकैरियोट्स में इकोलाई। डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। प्रोकैरियोट जैसे इकोलाई है, उसमें डीएनए जो है वो पूरे सेल में नहीं फैला हुआ है, पूरे सेल में नहीं फैला हुआ है। ये कहां पे है? एक पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइंड है, सेंट्रलाइज्ड वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरह के डीएनए को न्यूक्लियोइड डीएनए कहा जाता है। ये यूग्लेना है, यूग्लेना में इस तरह के डीएनए को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड डीएनए कहा जाता है। यहाँ पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, कोई न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोइड है। यहाँ पे डीएनए जो है हम जानते हैं कि नेगेटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इसीलिए इसको बाइंड करने के लिए हमें कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स को लेकर आना पड़ेगा। मतलब मुझे किसी धागे को बाइंड करना है, किसी धागे को लपेटना है, तो किसी ऐसी चीज को लाना पड़ेगा जो उसको अच्छे से पकड़ सके। उसी तरह से डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो मैं क्या करूंगी? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स को पास में लेकर आऊंगी और उसके अराउंड उसको कॉइल्ड कर दूंगी। तो इस तरह से क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोइड बन जाएगा। तो यहाँ पे डीएनए जो है वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ कॉइल हो जाता है और इस तरह से न्यूक्लियोइड की स्ट्रक्चर बन जाती है। समझ में आया? तो प्रोकैरियोट्स में जो पैकेजिंग है वो बहुत ज्यादा इजी है, कोई मेहनत नहीं करनी, बस प्रोटीन लेना है, उसको डीएनए के साथ बाइंड करवाना है और रख देना है। कोई मेम्ब्रेन में बाइंड नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये एक प्लाज्मिड डीएनए का डायग्राम है। बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि सर्कुलर शेप का होता है। देखते हैं यूकैरियोट्स की बात करते हैं। हमने प्रोकैरियोट्स में देख लिया, प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया वगैरह छोटे मोटे तुच्छ ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर कोई काम का नहीं होता। डीएनए जो है वो अंदर प्रेजेंट है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। अब मैंने बोला प्रो मतलब पुराना, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। उसी तरह से यहां देखते हैं यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं? यूकैरियोट्स का मतलब है, यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब ट्रू, और कैरियन का मतलब क्या बताया था? न्यूक्लियस बताया था। कैरियन का मतलब क्या बताया? न्यूक्लियस। तो जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, सच्चा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, उनको अपन बोलेंगे यूकैरियोट्स। जैसे हम क्या हैं? यूकैरियोट्स है। हमारे सेल्स के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है।
तो यहाँ पे यूकैरियोट्स में डीएनए को बाइंड करने के लिए कुछ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स यूज करते हैं। कौन से? पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स को यूज किया जाता है, जिनको हिस्टोन्स कहा जाता है। जिनको क्या कहते हैं? हिस्टोन्स कहते हैं। और ये हिस्टोन्स पॉजिटिवली चार्ज है, पता चल गया भाई, क्योंकि डीएनए को बाइंड करना है। डीएनए कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है। डीएनए को बाइंड करने के लिए हमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता कैसे है और इनके पास, डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज कैसे आता है? डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि डीएनए के पास क्या है? फॉस्फेट ग्रुप है। डीएनए के पास क्या है? फॉस्फेट ग्रुप है, इसीलिए वो नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है। पर जो हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि इनके पास अमाइनो एसिड्स होते हैं। कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं? लाइसिन और आर्जिनिन, जो कि बेसिक प्रोटीन्स, बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। इनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। समझ में आ गया? डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज है, उसके पास फॉस्फेट ग्रुप है। प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज है और उनके पास लाइसिन और आर्जिनिन जैसे रेसिड्यूज हैं। ठीक है, इसीलिए वो पॉजिटिवली चार्ज हैं। हमारे पास 8 हिस्टोन्स हैं। कितने? 8 हिस्टोन्स। 8 हिस्टोन प्रोटीन है जो कि क्या बना रहे हैं? हिस्टोन ऑक्टामर बना रहे हैं। अगर आपने काउंटिंग पढ़ी होगी केमिस्ट्री में तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट एंड ऑक्ट। तो इस तरह से ऑक्टामर, मतलब ऑक्ट का मतलब क्या है? 8 प्रोटीन्स जो हैं वो एक साथ आपस में कंबाइन हो रहे हैं, इसीलिए वो ऑक्टामर बना रहे हैं। ये नेगेटिवली चार्ज जो डीएनए है वो रैप हो जाता है, रैप मतलब कॉइल हो जाता है इन हिस्टोन ऑक्टामर के अंदर, जिससे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो मैंने क्या बोला? डीएनए नेगेटिव चार्ज, हिस्टोन ऑक्टामर पॉजिटिव चार्ज, दोनों आपस में कॉइल हो जाएंगे, क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसोम बन जाएगा। ये देखो एक न्यूक्लियोसोम का डायग्राम, ये जो दिख रहा है ये क्या है? डीएनए है। ये डीएनए इसके अराउंड कॉइल हो चुका है और ये क्या है? हमारा हिस्टोन ऑक्टामर है। इसको कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। यहाँ पे देखो कौन कौन से प्रोटीन्स हैं हमारे पास। जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो अलग अलग टाइप के हैं। पहला देखो H2A, H2B, ये देखो ये रहा H2A और ये रहा H2B। तो H2A जो है उसके 2 नंबर हैं। कैसा? H2A जो प्रोटीन है उसका 2 नंबर है, एक ये रहा और एक ये रहा। 2 H2A प्रोटीन हो गए। उसके अलावा H2B प्रोटीन, यहाँ पे H2B और यहाँ पे भी H2B प्रोटीन। H2A, H2B 2 हो गए, तो मतलब 4 हो गए। इसके बाद हमारे पास है H3 हिस्टोन और दूसरा है H4। तो H3, H4, H2A, H2B, इन सबको मिला के हमारे पास 4 तरह के हिस्टोन प्रोटीन्स हो गए। कितने तरह के? 4 तरह के हिस्टोन प्रोटीन्स हो गए और ये चारों का डबल डबल फॉर्म है, तो मतलब हमने क्या बना लिया? इसका ऑक्टामर बना लिया। तो एक हिस्टोन ऑक्टामर में 2 तो H3 होते हैं, 2 H4 होते हैं, 2 H2A होते हैं और 2 H2B होते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करने के लिए एक और हिस्टोन होता है जिसे बोलते हैं अपन H1 हिस्टोन। ठीक है, क्या होता है? H1 हिस्टोन। अब तक मैंने क्या बोला? क्या बोला मैडम आपने अब तक? देखो H2 हिस्टोन प्रोटीन जो है, H1 हिस्टोन प्रोटीन जो है वो लिंकर प्रोटीन माना जाता है। मतलब वो लिंक करेगा। किसको लिंक करेगा? यहाँ पे लिंक करने के लिए हमारे पास जो एक न्यूक्लियोसोम है, ये एक न्यूक्लियोसोम है, फिर उसके बाद नेक्स्ट अगला न्यूक्लियोसोम आएगा। इन दोनों के डीएनए को आपस में लिंक करने के लिए हमारे पास हिस्टोन 1 प्रोटीन है, H1 प्रोटीन है, उसको लिंक करेगा। तो हमने क्या देखा? जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास डीएनए प्रेजेंट होता है, उसको हम हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड कर देते हैं। हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड करने के बाद क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड करने के लिए हमने बताया आपको कि 4 तरह के हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जो ऑक्टामर बना रहे हैं। कौन कौन से? एक तो था H2A, दूसरा था H2B और तीसरा H3 और चौथा क्या है? H4।
तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं ये आपस में बाइंड हो जाते हैं 2-2 के नंबर में और ऑक्टामर बना लेते हैं, 8 प्रोटीन्स हो जाते हैं इस तरह से। ऑक्टामर बनाने के बाद इसके ऊपर डीएनए कॉइल हो जाता है। ये देखो, ये हमारा डीएनए कॉइल हो गया यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से कॉइल हो गया। और एक और एक्स्ट्रा H1 प्रोटीन है हमारे पास जो लिंकर प्रोटीन की तरह काम करता है। क्या काम करता है? लिंकर प्रोटीन की तरह काम करता है। एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोसोम में अगर अपन सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियोसोम की बात करें तो वहां पे 200 बेस पेयर्स होते हैं। एक न्यूक्लियोसोम में क्या होता है? 200 बेस पेयर्स होते हैं डीएनए के। इसीलिए अगर अपन टोटल न्यूक्लियोसोम्स निकालना चाहें, क्योंकि हमको पता है ह्यूमन में कितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स हैं, कितना डीएनए है, उसका नंबर हमको पता है, कितना बताया था? 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स। ये हमारे पास ह्यूमन डीएनए के बेस पेयर्स का नंबर है। और हमको पता है कि एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर्स होते हैं, तो हमारे पास टोटल न्यूक्लियोसोम कितना हुआ? टोटल न्यूक्लियोसोम हुए 3.3 × 10⁷ इतने हमारे पास न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर सेल के अंदर, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा, इतने पर्टिकुलर न्यूक्लियोसोम्स हमारे पास प्रेजेंट है। तो ये न्यूक्लियोसोम दिखाई दे रहा है, एक न्यूक्लियोसोम ये रहा, एक न्यूक्लियोसोम ये रहा। तो इस तरह से एक न्यूक्लियोसोम पे डीएनए रैप्ड है, उसके बाद डीएनए खत्म थोड़ी हो गया, इतना सा थोड़ी डीएनए हमारे पास और लंबा डीएनए है। तो ये डीएनए आगे कंटिन्यू होता रहेगा, एक और न्यूक्लियोसोम पे जाके कॉइल होएगा। इस तरह से फिर नेक्स्ट और न्यूक्लियोसोम के साथ बाइंड होगा कंटिन्यूसली। ये देखो, ये बीड्स जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, माला जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, बीड्स इन अ स्ट्रिंग, इसको कहते हैं अपन बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स जो है उनके ऊपर डीएनए बाइंड हो जाएगा। और डीएनए बाइंड होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। क्या कहा मैंने? बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स एक साथ अलाइन हो गए, बीड्स इन अ स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना लिया, माला जैसा स्ट्रक्चर बना लिया, और उससे क्या बना है? उससे हमारे पास बना है क्रोमेटिन फाइबर्स बने हैं, ठीक है। उससे हमारे पास क्या बन गया? क्रोमेटिन फाइबर्स। तो न्यूक्लियोसोम्स कंस्टिट्यूटिंग रिपीटिंग यूनिट, न्यूक्लियोसोम रिपीटिंग यूनिट में है तो वो क्या बना लेगा? क्रोमेटिन बना लेगा। क्रोमेटिन क्या है? एक थ्रेड लाइक स्टेन्ड बॉडीज, स्टेन्ड बॉडीज मतलब कलर्ड बॉडीज हैं। न्यूक्लियोसोम्स इन क्रोमेटिन, जिसको अपन बीड्स ऑन स्ट्रिंग भी कह सकते हैं। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? ओके। नेक्स्ट देखते हैं, जब हम क्रोमेटिन को पैकेज कर देते हैं, मतलब मान लेते हैं मेरे पास डीएनए था, क्या हुआ? यहाँ देखो, यहाँ मेरे पास एक डीएनए था, इस डीएनए को मैंने हिस्टोन ऑक्टामर पे कॉइलिंग करी, जिसकी वजह से बीड्स ऑन स्ट्रिंग मतलब क्रोमेटिन स्ट्रक्चर बन गया। क्या बन गया? क्रोमेटिन वाला स्ट्रक्चर बन गया। ये क्रोमेटिन वाला स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब जब ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग, बहुत सारे बीड्स ऑन स्ट्रिंग जो है, मतलब इस तरह से मालाएं जो है मेरे पास इकट्ठा हो जाएंगी, तो वो क्या बना लेंगे? क्रोमेटिन फाइबर्स बना लेंगे, जो कि 30 nm का होगा, 30 नैनोमीटर साइज का हो जाएगा। फिर ये क्रोमेटिन जो है वो और ज्यादा कंडेंस होएगा, और ज्यादा कंडेंस होगा, और कंडेंस होने के बाद ये लास्ट में क्या बनाएगा? क्रोमोसोम बना लेगा। क्या बना लेगा? क्रोमोसोम बना लेगा। तो हमने कहां से शुरू किया था? डीएनए से शुरू किया था। हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट था। उस डीएनए के बाद हमने क्या बनाया? न्यूक्लियोसोम, इससे बाइंड करके बीड्स इन अ स्ट्रिंग बना लिया। फिर क्रोमेटिन फाइबर बनाया, प्रॉपर क्रोमेटिन नेट बनाया। क्रोमेटिन नेट बनने के बाद वो और कॉइल होते 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 एक क्रोमोसोम का शेप ले लिया उसने। तो आप समझ में आ गया हमको कि क्रोमोसोम कैसे बनता है। दोबारा देख लेते हैं। देखो, क्रोमेटिन को पैकेज किया, क्रोमेटिन फाइबर्स बने, और कॉइल्ड और कंडेंस हुआ। कहां पे? मेटाफेज स्टेज में। मेटाफेज स्टेज क्या होती है? हमने सेल डिवीजन पढ़ा है, सेल डिवीजन पढ़ा है, 11th क्लास में था हमारे पास सेल डिवीजन। 2 तरह के सेल डिवीजन होते हैं, मियोसिस और माइटोसिस। मियोसिस और माइटोसिस में अलग अलग फेजेस होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो ये वही मेटाफेज है। तो मेटाफेज जब आ जाती है तब तो ये डीएनए कॉइल्ड होके, कंडेंस होके क्रोमोसोम बना लेता है। तो उस मेटाफेज में ही क्रोमोसोम दिखता है। उससे पहले सेल के अंदर क्या दिखाई देगा? क्रोमेटिन नेट दिखाई देगा, क्रोमेटिन फाइबर्स दिखाई देंगे।
तो अगर अपन नॉर्मली किसी सेल को देखेंगे तो उसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स दिखाई देंगे, पर अगर इस सेल को मान लेते हैं आगे जाके डिवाइड करना है, मियोसिस या माइटोसिस करना है, तो इसमें मुझे क्या दिखाई देने लग जाएगा, क्रोमोसोम दिखाई देने लग जाएंगे। ठीक है, क्रोमोसोम दिखाई देगा, क्रोमेटिन नेट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मेटाफेज स्टेज में क्रोमेटिन नेट किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया। तो हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन रिक्वायर्स, अगर हमको क्रोमेटिन नेट को किस में कन्वर्ट करना है, क्रोमोसोम में। मैंने क्या बोला, डीएनए को जब क्रोमेटिन बनाते हैं तो हमें कौन से प्रोटीन चाहिए थे, डीएनए को प्रोटीन क्रोमेटिन बनाने के लिए कौन से प्रोटीन चाहिए थे, हमें हिस्टोन प्रोटीन्स की जरूरत पड़ी उसको कॉइल करने के लिए। पर जब क्रोमेटिन से मुझे क्रोमोसोम बनाना है, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनाना है, उसको और हाईली पैक करना है, तो यहाँ पे नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी, जिनको NHC बोलते हैं। ठीक है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है क्रोमोसोम्स बनाने में। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये थी हमारी पैकेजिंग। इसमें हमने देखा कि क्रोमेटिन जो है वो किस तरह से बनता है और बाद में क्रोमोसोम कैसे बनता है। अब जो क्रोमेटिन की मैं बात करी थी, उस क्रोमेटिन, ये जो क्रोमेटिन होता है ये 2 टाइप का होता है। क्रोमेटिन कितने टाइप का है, 2 टाइप का क्रोमेटिन है। एक तो होता है यू क्रोमेटिन, एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन, यू मतलब क्या बताया था, क्या बताया था, यू मतलब ट्रू। कहीं पे भी यू आ जाए तो उसका मतलब क्या है, यू ट्रू। ठीक है, तो ट्रू क्रोमेटिन मतलब सच्चा क्रोमेटिन, मतलब यही वो क्रोमेटिन है जो काम का है। ठीक है, यही क्रोमेटिन है जो काम का है। ये लूजली पैक्ड एरिया होता है क्रोमेटिन का, वो एरिया जो कि लूजली पैक्ड है, मतलब वहां पे डीएनए बहुत लूजली, मतलब बहुत ढीला पैक्ड है, इस ज्यादा कॉइलिंग नहीं है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, मतलब उस डीएनए से मैं आगे जाके एमआरएनए बना सकती हूँ, डीएनए से एमआरएनए बना सकती हूँ, उसी को अपन कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। रीजन ऑफ क्रोमेटिन इट स्टेन्स लाइट, और ये स्टेन हो सकता है, लाइटली स्टेन होता है, मतलब इसमें अगर अपन कलर देने की कोशिश करें तो बहुत लाइट कलर शो होगा, उसको अपन कहते हैं यू क्रोमेटिन। इसको हम कह रहे हैं यू क्रोमेटिन। देखो ये बहुत लूजली पैक्ड है, आराम से मिल जाता है। देखो जो एक न्यूक्लियोसोम है दूसरे न्यूक्लियोसोम से काफी लेंथ पे है, काफी डिस्टेंस पे है। ठीक है, पर अगर अपन हेट्रोक्रोमेटिन की बात करें, हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो डेंसली पैक्ड है एज कंपेयर टू द यू क्रोमेटिन। देखो यहाँ पे एक न्यूक्लियोसोम दूसरा न्यूक्लियोसोम, इस तरह से न्यूक्लियोसोम जो है वो बहुत ही टाइटली पैक्ड हैं। ठीक है, उसके बाद ये इनएक्टिव रीजन होता है क्रोमेटिन का। कौन सा रीजन, इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देगा। क्या नहीं होने देगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देगा। और ये डार्कली स्टेन्ड होता है। कैसा होता है, डार्कली स्टेन्ड। ये देखो ये हो गया हमारा हेट्रोक्रोमेटिन वाला रीजन, और ये हो गया यू क्रोमेटिन वाला रीजन। जहां पे आपको दिख रहा है कि बहुत ज्यादा डेंसली पैक्ड है, ये वाला डेंसली पैक्ड रीजन है, ये देखो, इसको कह रहे हैं हम हेट्रोक्रोमेटिन रीजन। और ये वाला जो बहुत लूजली पैक्ड है, इसको कह रहे हैं यू क्रोमेटिन रीजन। ठीक है, तो अगर अपन किसी क्रोमोसोम के अंदर देखें कि क्रोमोसोम में कहाँ तो हेट्रोक्रोमेटिन होता है और कहाँ यू क्रोमेटिन होता है, तो क्रोमोसोम में जो एंड्स वाले पार्ट होते हैं, जैसे टीलोमियर हो गया, सेंट्रोमियर हो गया, और लास्ट में ये भी टीलोमियर, तो ये जो एंड वाले पोर्शंस होते हैं और जो बिल्कुल सेंटर वाला पोर्शन होता है, वहां पे क्या होता है, हेट्रोक्रोमेटिन होता है, मतलब इनएक्टिव रीजन, वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। और बाकी का जो रीजन होता है, ये जो हमको ब्लैक कलर से दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड, ये जो हमको ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है, पर्पल कलर से दिखाई दे रहा है, ये क्या है, हमारा यू क्रोमेटिन रीजन कहलाता है। समझ में आया। तो यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन क्या है, जो इनएक्टिव है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा उसमें, और यू क्रोमेटिन क्या है, जो कि एक्टिव है, इसमें ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। क्रोमोसोम में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है उसके बारे में हमने देख लिया। तो हम पूरी तरह से पैकेजिंग के बारे में समझ चुके हैं कि पैकेजिंग किस तरह से होती है डीएनए की, और उसमें यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन का क्या रोल है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स वगैरह सब देख लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट हमारी क्लास है द सर्च ऑफ
फॉर जेनेटिक मटेरियल। हम क्या